नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। साल 2023 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण वर्ष रहा। भारत ने इस साल चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया और आदित्य L1 को सूर्य की ओर रवाना किया। भारत ने इसी के साथ ही अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए और दुनिया को नए भारत से परिचित कराया। साथ ही औपनिवेशिक काल की हर निशानी मिटाने को आतुर देश ने इसी साल से इंडिया की जगह भारत नाम का उपयोग करना शुरू किया। इसके अलावा भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान सितंबर 2023 में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का भव्य, दिव्य और सबसे सफल आयोजन कर दुनिया को अचंभित कर दिया। इस साल की शुरुआत विधानसभा चुनाव के साथ हुई और समापन भी विधानसभा चुनाव के साथ ही हुआ, जिससे देश में नए राजनीतिक समीकरण बने। इस साल भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के तौर पर तेजी से उभरा तथा कई अन्य सफलताएं हासिल की। हालांकि क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में हार निराशा का कारण भी बनी। वैश्विक दृष्टि से देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष दुनिया के लिए बड़ी चिंता का कारण भी बना। बहरहाल साल 2023 जब समाप्त हो रहा है और 2024 दस्तक दे रहा है, तो आइए डालते हैं बीत रहे साल की कुछ बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में 500 और 1000 रुपए की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराकर मोदी सरकार को बड़ी राहत प्रदान की। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी से कब्जा हटाने का आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद मेयर की चेयर के लिए सदन में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसे देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह दृश्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के थे, और वह भी निर्वाचित सदन के भीतर के, जब दिल्ली में जो पार्षद थे वो हाथापाई, आसन पर चढ़कर नारेबाजी आदि करने में व्यस्त दिखे। एयर इंडिया की उड़ानों में असभ्यता की कुछ घटनाएं सामने आई, जिसने विमानन नियमों का अनुपालन कराने में एयरलाइनों की विफलता को उजागर किया। बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू हुआ। उत्तराखंड के जोशीमठ में कई घरों में दरारें आने से काफ़ी मुश्किलें पैदा हो गईं, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कई राहत शिविरों का निर्माण कर वहां पर प्रभावितों को पहुंचाना पड़ा। वाराणसी से अपने पहले सफर पर रवाना होने वाला दुनिया का सबसे लंबा क्रूज MV गंगा विलास की बदौलत भारत नदियों से क्रूज सफर के वैश्विक मानचित्र का हिस्सा बन गया। नेपाल में येती एयरलाइंस की फ्लाइट क्रैश हो गई पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जिसमें 72 लोग मारे गए। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में JP नड्डा को पार्टी अध्यक्ष के रूप में 1 साल का विस्तार दिया गया। कुछ कुश्ती खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए और महासंघ की नीतियों पर गंभीर प्रकृति के सवाल उठाए। BBC ने भारत के प्रति दुष्प्रचार का पुराना इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की और गुजरात दंगों पर एक वृत्तचित्र बनाया जो पूर्वाग्रह से भरपूर दिखा। इसको लेकर भारत में विवाद हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार ने राष्ट्रपति भवन परिसर में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। जनवरी माह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में समाप्त हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में अपना पहला वार्षिक अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं का जिक्र किया। फरवरी माह में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस के बारे में विवादित बयान दिए। एक विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी समूह पर सवाल उठाए गए। मोदी सरकार को विपक्ष ने घेरा और संसद का बजट सत्र पूरी तरह बाधित कर दिया। पूर्वोत्तर राज्य असम में शांति स्थापित होने के बाद से विकास भी तेज हुआ है और तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के प्रति जागरूकता भी आई है। साथ ही राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए जो अभियान चलाया, उसके भी सकारात्मक परिणाम दिखे। खासतौर पर फरवरी में जब बाल विवाह के खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुहिम छेड़ी, तो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम दिखे। तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई।
इस दौरान भारत ने तुर्की से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद आपदा के समय मानवीय हितों को ही सर्वोपरि रखा और भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में राहत कार्यों के लिए तत्काल अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में पिछले साल का बजट भाषण पढ़ दिया। एक मंत्री ने जब ध्यान दिलाया तब अशोक गहलोत ने अपना अभिभाषण रोका। दिल्ली में बीबीसी के कार्यालय पर आयकर विभाग ने छापे मारे, जिसको लेकर काफी बवाल विपक्ष ने किया। दुनिया में मंदी के बीच भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अमेरिका और फ्रांस से 470 विमानों की खरीद का सौदा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यह दुनिया के बड़े विमानन सौदों में से एक था। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए पार्टी का मूल चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पंजाब के अजनाला में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया और जिस तरह से अराजकता फैलाई, उससे पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। लेकिन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने संयुक्त अभियान चलाकर अमृतपाल और उसके समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर शहर में कांग्रेस ने फरवरी में अपना 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन किया, जिसमें आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई और संगठन में सुधार पर भी चर्चा की गई। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने काफी हंगामा किया। 2023 की पहली चुनावी लड़ाई का परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव जीता और साथ ही नागालैंड में गठबंधन सरकार बनाई। इसके अलावा मेघालय में भी जो गठबंधन सरकार बनी उसमें बीजेपी शामिल हुई। विदेशी धरती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार और भारतीय संवैधानिक संस्थानों पर जोरदार निशाना साधा। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के बीच पहली शिखर वार्ता कई मायनों में सफल रही। फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू और तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिलने से भारतीय सिनेमा के लिए गौरवशाली पल आया। मार्च महीने में ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी तत्वों के हौसले बढ़ते दिखे और कुछ हिंदू मंदिरों और भारत के प्रतिष्ठानों पर हमले की खबरें आई। मोदी उपनाम पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान में खाद्य और आर्थिक संकट के बीच आटे और मैदे की लूट होती दिखी, लेकिन वह फिर भी कश्मीर के हसीन सपने लेते दिखा। यही नहीं, विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी भी भारत विरोधी हरकतों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे, लेकिन भारत की ओर से उन्हें तत्काल मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण को खत्म करके बड़ा राजनीतिक साहस दिखाया। कुश्ती खिलाड़ियों बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर धरना दिया और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन किया और पवित्र सेंगोल को संसद में स्थापित किया। भारत ने अगस्त महीने में तब नया इतिहास रच दिया जब इसरो का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक दक्षिणी पोल पर उतर गया। सितंबर महीने में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का दिल्ली में सफल आयोजन किया। इस दौरान काफी ऐतिहासिक समझौते हुए, जिसे देखकर दुनिया को यह विश्वास हुआ कि भारत अब वैश्विक नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो चुका है। सितंबर महीने में ही विपक्ष के कई दलों ने इंडिया नामक गठबंधन बनाया और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता के साथ चुनाव में उतरने का संकल्प लिया और मोदी सरकार को उखाड़ने का आह्वान किया। अक्टूबर महीने में हमास की ओर से इजराइल पर आतंकवादी हमला किया गया, जिसका जवाब देते हुए इजरायली बलों ने गाजा में बमबारी की, काफ़ी मकान तबाह कर दिए, कई बिल्डिंगों को गिरा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। नवंबर महीने में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सुरंग में 41 मजदूर फंस गए, जिनको काफ़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया।
नवंबर महीने में ही भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सभी मैच जीते, लेकिन अंतिम यानी फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय क्रिकेट टीम हार गई। दिसंबर महीने में साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया और बजरंग पूनिया ने अपना पद्म पुरस्कार सरकार को लौटा दिया। इसके अलावा प्रयागराज का उमेश पाल हत्याकांड और उस हत्याकांड के बाद हमलावरों का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना, उसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई का पुलिस स्टेशन के सामने ही मर्डर हो जाना भी साल की बड़ी घटना रही। इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा हुई, वहाँ पर हिंसा का दौर लंबे समय तक चला, उस हिंसा पर राजनीति हुई, संसद में हंगामा हुआ, वह भी साल की बड़ी घटना रही। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड विजय मिली विधानसभा चुनाव में, बीजेपी से एक राज्य की सत्ता कांग्रेस छीनने में सफल रही। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी। उनके भतीजे अजित पवार ने पार्टी का अध्यक्ष खुद को घोषित कर दिया और पार्टी पर अपना दावा कर दिया। लड़ाई चुनाव आयोग तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इसके अलावा 5 राज्यों के जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए, उसमें अगर हम देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही और मध्य प्रदेश में तो लगातार वह सत्ता में बनी रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी कांग्रेस से छीनने में सफल रही। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो वहां से बीआरएस को आउट कर कांग्रेस ने अपनी सत्ता स्थापित की। इसके अलावा मिजोरम में एक ज़्यादा पुरानी पार्टी जिसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, उसने जोरमथांगा को आउट कर वहां पर अपनी सरकार बना ली। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस साल तब सुर्खियों में आए जब उनको ईडी का नोटिस मिला, सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा उन्होंने जब अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए साज सज्जा पर, तो यह भी एक मुद्दा बना, क्योंकि आम आदमी पार्टी सादगी की बात करती थी और 45 करोड़ रुपए जो साज सज्जा पर खर्च हुए वह आम आदमी पार्टी की विचारधारा के विपरीत थे। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चला, तेजी से आगे बढ़ा और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इस साल आ गई। तारीख है 22 जनवरी 2024। इसके अलावा गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की जब इस साल बैठक हुई तो उसमें पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे और इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा द केरला स्टोरी और आदि पुरुष इस साल की सबसे विवादित फिल्में रहीं। इसके अलावा आरबीआई ने इस साल 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए लोगों को कहा कि आप इन नोटों को आरबीआई में और बैंक की अन्य शाखाओं में जमा करा सकते हैं। इसकी तारीख, अंतिम तिथि जो थी वो 2 बार बढ़ाई भी गई और अब भी जो लोग हैं वो आरबीआई में ये पैसे, आरबीआई की जो शाखाएं हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, वहां पर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा ओडिशा के बालासोर में हुआ रेल हादसा इस साल का सबसे भीषणतम हादसा रहा। इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस साल नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया, जिसको लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद भी हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर गए और इस दौरान दोनों देशों के बीच तमाम द्विपक्षीय समझौते हुए। इसके अलावा संसद ने इस साल महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया। यह विधेयक नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से संसद के विशेष सत्र में पारित किया गया। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक को पारित किया। यह विधेयक अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों की जगह लेंगे। ललन सिंह ने दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार ने संभाली जनता दल यूनाइटेड की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत में अयोध्या पहुंचे और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की ग्रैंड रिहर्सल में भाग लिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।